हेलो बच्चों, क्लास 11th में जो आपका दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन आपके कैलकुलस का इनिशियल पॉइंट होता है। कैलकुलस जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है और कैलकुलस क्लास 11th या क्लास 12th या उसके बाद आपका IIT JEE के एग्ज़ाम के लिए या और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के बारे में। सेट थ्योरी हम लोगों ने पिछले पार्ट पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ तो उसमें हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम लोग सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू BL ट्यूटोरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जान लें। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे समझ सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर से मतलब क्या है कि जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास किस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, मान लिया P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4 है, राइट। ये मान लिया ये 3 हो गया, 3,0 और ये आपका 0,4 हो जाएगा, राइट। तो 3,4 हमारा क्या हो गया? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं, क्या कर लूं? P हमारा लिखा हुआ था कितना? 3,4 और एक दूसरा पॉइंट लिख लिया 4,3। मतलब क्या है कि इनके नंबर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज कर दिया तो क्या ये P और Q दोनों पॉइंट सेम होंगे क्या? राइट, क्या ये P और Q दोनों पॉइंट सेम होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, राइट, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि हम देखते हैं कि P पॉइंट जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इसका जो फर्स्ट एंट्री है वो हमें बताती है कि इस पॉइंट की ऑरिजिन के साथ अलोंग द x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है। इस 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब है कि इस पॉइंट की ऑरिजिन के साथ अलोंग द x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। और जब हम 4 कहते हैं, 4 का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की ऑरिजिन के साथ अलोंग द y एक्सिस डिस्टेंस कितनी, और ये डिस्टेंस कितनी है? 4। अगर हम इनको आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 4,3 हो जाएगा। यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो गई? 4 हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई? 3 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। तो ये जो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, यही हमारा क्या है? यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। यही हमारा क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है कि हम x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट पहले बाद में लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो इसी चीज को समझना है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या देखें अगले तो यहां से हमने एक चीज समझ में आई कि यहां पर फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनकी फर्स्ट एंट्री
दूसरे की फर्स्ट एंट्री के बराबर और पहले की दूसरी एंट्री सेकंड एंट्री दूसरे वाले के सेकंड एंट्री के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये देखें कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो गए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में तो पूछा ही गया अबाउट टाइम, कोऑर्डिनेट में पूछा ही गया। तो देखें इफ x + 5, 6 is equal to 9, y + 2, find x, y, find x, y। तो हमें x और y फाइंड आउट करने, तो कैसे कर लेंगे भाई। देखो मैं क्या बताया कि ये हमारा क्या ऑर्डर्ड फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है और दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर दें x + 5 इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 6 पुट कर लेंगे। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 - 5 दैट इज 1। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो x की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ से अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो 6 इक्वल टू क्या लिख लिया जाएगा, y + 2। तो यहाँ से 6 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, y। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, 4। और यहाँ से x इक्वल टू 1, राइट। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इतना क्लियर हुआ भाई। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर की कहानी है। ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होगा ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या भाई, नेक्स्ट पार्ट है दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल 2 की बात करेंगे, 3 को भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास कैसे करेंगे तो a इक्वल टू मान लिया कितना दिया है, a b c दिया हुआ है, और b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1, 2 दिया है, राइट। a अगर a b c गिवन है और b हमारा क्या है, b हमारा 1, 2 गिवन है, तो इनका अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली क्या करेंगे, a के हर एक एलिमेंट को b के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। ठीक है, तो a, 1, a, 2, b, 1, b, 2, c, 1 एंड c, 2। ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन विल बी कि two non-empty sets A and B, the Cartesian product of A cross B is the set of all ordered pair of element, right, from A to B। और इसको अगर मैथमेटिकली हमें लिखना हो तो A cross B is equal to A, B such that A belongs to A and B belongs to B। मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि a, b के बराबर हो जाएगा वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, राइट। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात होगी, तो डोमेन क्या है भाई, डोमेन क्या है, डोमेन हमारा जो भी हमारे डोमेन की बात नहीं कर रहे थे, डोमेन और रेंज नहीं आता भाई इसमें, राइट। डोमेन और रेंज जब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे, चलो इसको हटा दें। तो इतना क्लियर हुआ भाई,
इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब अगर हमारे पास मैथमेटिकली इस तरीके से लिख लेते हैं, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास 3 सेट गिवन हो, क्या गिवन हो, 3 सेट गिवन हो, तो 3 सेट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A क्रॉस B क्रॉस C, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। वहाँ ऑर्डर पेयर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C, राइट, C बिलोंग्स टू C, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। लिख लें, एक एग्जाम्पल लिख ले, चाहे आप एग्जाम्पल कर लें। तो मान लिया कि एग्जाम्पल क्या है, 1,2 दिया है और B कितना दिया है, B हमारा दिया है 3,4 दिया है, 3,4 दिया है, और C में हमारा गिवन है A, B, राइट। C में हमें क्या गिवन है, A, B। तो हमें क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे तो A का फर्स्ट एलिमेंट, B के फर्स्ट एलिमेंट और C के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा। तो 1, 3 एंड A। फिर क्या होगा, A का फर्स्ट एलिमेंट, B का फर्स्ट एलिमेंट C के सेकेंड एलिमेंट के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बना लेगा। सिमिलरली A का फर्स्ट एलिमेंट और B का सेकेंड एलिमेंट और C का फर्स्ट एलिमेंट, राइट। A का फर्स्ट एलिमेंट, B का सेकेंड एलिमेंट और C का सेकेंड एलिमेंट, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 3 A, 2, 3 B, ठीक है, 2, 4 A, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2, 4 B, राइट। इस तरीके से ये ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर मैं तीन सेट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखें, इसको रफ कर दें भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जरा देख लेते हैं। तो लेट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट से एन ए गिवन है कितना, पी के इक्वल है, एन बी गिवन है कितना, क्यू के इक्वल है। तो एन ए क्रॉस बी विल बी एन ए इंटू एन बी, और दैट इज पी कॉमा क्यू, दैट इज पी कॉमा क्यू। इतनी बात समझ में आई। तो देखें, जब भी इस पे पहले जो हमने सॉल्व किया उस पे कितने कितने एलिमेंट थे, पहले में 3 था और दूसरे में 2 थे, तो 6 एलिमेंट टोटल निकल के आ रहे थे। वैसे ही 3 वाले को किया था तो इधर निकल के आए, तो कितने आए कहते, टोटल अगर काउंट करें आप तो 8 एलिमेंट आ रहे थे, राइट। अब जा देखें, कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये समझ लें क्या, कि A क्रॉस B, इफ A क्रॉस B क्या आ जाए, 5 आ जाए। A क्रॉस B अगर 5 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B नल सेट बन रहा है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A या फिर B में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स A शुड बी 5 और आइदर A5, आइदर A इक्वल टू 5 होगा और B इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। आइदर A इक्वल टू 5 हो जाएगा और B इक्वल टू 5 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम लोग A क्रॉस B लिख रहे हैं
तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है जैसा नंबर्स में, रियल नंबर्स में हम करते हैं कि 5 इंटू 4 लिखते तो 20 आ जाता, और 4 इंटू 5 लिखे तो भी 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। तो A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, हमेशा नहीं होता। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। अगर होगा, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, दिस implies and implies by A इज इक्वल टू B, राइट। जब A B के इक्वल हो जाएगा, जब A B के इक्वल हो जाएगा, तब A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट वाला पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है कि भाई A क्रॉस B नल सेट आया था, ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। वो कब होगा, वो कब होगा? इफ आइदर A और B, आइदर A और B इज infinite, then A cross B, then A cross B is an infinite set. ठीक है भाई, राइट। और अगर हम A क्रॉस A को मल्टीप्लाई कर लें तो A क्रॉस A को हम क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस A को हम लोग A स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ भाई? चलिए, ये हमारा प्रॉपर लॉजिक है। आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है इफ x प्लस 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3, x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक है, तो x एंड y कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर तो हमें क्या करना है, x और y फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर में मैं आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, सेकेंड एंट्री। इसका मतलब x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3 माइनस 1। एलसीएम ले लिया तो 5 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ गया भाई, x बाई 3 इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करेंगे। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3/3, दैट इज 1, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, राइट। एंड A गिवन है कितना, 3, और B गिवन है कितना, 3, 4, 5, राइट।
तो एन ए क्रॉस बी पूछा गया है, एन ए क्रॉस बी पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, एन ए गिवन है और एन बी हमें, एन बी भी गिवन है भाई। अगर इस तरीके से नहीं लिखा है तो इस तरीके से तो लिखा ही है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 कितने हो गए, 3 तो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो एन ए क्रॉस बी कितने के इक्वल होता है, एन ए इंटू एन बी, दैट इज 3 इंटू 3 और आंसर 9, राइट। आंसर कितना आ गया, 9। अब यह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या कह रहा है, इफ g इज इक्वल टू 7,8, h इज इक्वल टू 5,4,2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, g क्रॉस h फाइंड आउट करना है और h क्रॉस g फाइंड आउट करना है, g क्रॉस h फाइंड आउट करना है और h क्रॉस g फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, g क्रॉस h और h क्रॉस g फाइंड आउट करना है। देख तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, g क्रॉस h कितने के इक्वल हो जाएगा, g के हर एक एलिमेंट के को h के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर पे लिख दें और g के एलिमेंट फर्स्ट एंट्री पे होंगे, तो 7,5 7,4 7,2 सिमिलरली 8,5 8,4 एंड 8,2, ये आ गया आपका कितना, g क्रॉस h। अब सिमिलरली अगर हमें h क्रॉस g लिखना हो तो h क्रॉस g कितना हो जाएगा भाई, इसी का उल्टा कर देना है। अब हमें क्या करना है, h के एलिमेंट को फर्स्ट एंट्री पे रखना है और g को एलिमेंट को सेकंड एंट्री पे, तो h के सारे एलिमेंट को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब, ऑर्डर पेयर बना लें, तो 5,7 4 सॉरी 5,7 5,8 4,7 4,8 2,7 एंड 2,8। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, तो 3rd क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते जा, तो देखें यार, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट ये कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू m, n एंड q इज इक्वल टू n, m, तो p क्रॉस q इज इक्वल टू m, n और n, m। राइट, कह रहा है कि ये ट्रू है या नहीं। पहले तो ये पता करना है कि ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि p में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। q में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 कितना, 4। यहाँ पे कितने हैं, केवल 2 एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, p क्रॉस q में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, ये फॉल्स हो गया। राइट, क्यों फॉल्स हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लेस। राइट, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, तो कर लो भाई, लिख दो p क्रॉस q। m को m के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो m क्रॉस m, n, m, n, n और n, n। तो ये सारे एलिमेंट बन गए हमारे। राइट, तो हमारे क्या टोटल 4 एलिमेंट हो गए। ये हमारा ट्रू पार्ट है। राइट, ये हमारा ट्रू पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट देखें,
कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, दैट इज ट्रू। ठीक है, यही तो होता ही है। अब जो थर्ड पार्ट की तरफ चले, क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, तो क्या ये ट्रू है या नहीं, राइट क्या ये ट्रू है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4, तो कह रहा है देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या ये ट्रू है? तो पता करना है कि ट्रू है या नहीं है। ठीक है, देखो a क्रॉस b नहीं निकालना है, क्या निकालना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम b इंटरसेक्शन 5 निकालें। तो b इंटरसेक्शन 5 कितना होगा, b और 5 में कॉमन क्या है, 5 ही तो कॉमन है, राइट b और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो b इंटरसेक्शन 5 कितना हो गया, इतना हो गया। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस 5, और किसी भी एलिमेंट का सॉरी किसी भी सेट का अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू -1, 1। ठीक है, देन फाइंड a क्रॉस a, राइट ये हमें फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, a क्रॉस a लिखना है। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो a क्रॉस a पहले निकाल लें और फिर उसके साथ a का मल्टीप्लाई करें, या फिर तीनों एक साथ लिख लें। तो क्या करेंगे, 3 बार a लिख दें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो इनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लें, तो a क्रॉस a, पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट और तीसरे सेट का पहला एलिमेंट। पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहला एलिमेंट और तीसरे का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ये बन गया पहले का पहला, दूसरे का आप क्या कर दो, चेंज कर दो, दूसरे का 1 और यहाँ पे पहला। ठीक है, -1, 1 और 1। अब क्या करना होगा, अब हमें पहले का दूसरा एलिमेंट लेके चले, तो पहले का दूसरा एलिमेंट, दूसरे का पहला एलिमेंट और तीसरे का भी पहला एलिमेंट। ठीक है, पहले का पहला दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का पहला एलिमेंट। ठीक, इस तरीके से लिखते जाएं, 1 -1। अब चूंकि ये हो चुका है, ये दोनों के साथ हो गया, अब क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1, -1 और ये 1, 1, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, a क्रॉस a में कितने होने चाहिए भाई, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम आ गए। ठीक है, इसको रफ कर दें, आगे बढ़ें। तो सेट थ्योरी
सेट थ्योरी के थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रह जाती, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेट थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल क्या कर दिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया गया, राइट। ये केवल और केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही है पूरी एक्सरसाइज। 5 कर लिया। 6 देख लें। 6 क्या कह रहा है कि A क्रॉस B लिखा हुआ है। A क्रॉस B क्या लिखा है भाई, A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X और B कॉमा Y। ठीक, तो कह रहा है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो A क्रॉस B लिखा है, मतलब A के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एंट्री में होंगे, तो सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A के जो भी फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है सबको उठा के लिख लें। तो A लिखा है और B लिखा है, दैट्स इट, ये आ गया। और B देखें, B में देखें सेकेंड एंट्री क्या क्या लिखी है, XY, दैट मीन्स क्या हो गया, B हमारा क्या हो गया, X, Y हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब जा देखें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD गिवन है, ABCD गिवन है और उसके बाद हमें कुछ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, देख ले यार। A इक्वल टू क्या गिवन है, 1, 2, ठीक है। B इक्वल टू क्या गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। और C गिवन है, 5, 6 और D भी है क्या, हाँ बिल्कुल D भी है। तो क्या है, 5, 6, 7 एंड 8। तो पहला पार्ट वेरीफाई करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, राइट। तो क्या करना होगा, इनको सबको अलग अलग निकाल लेना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालें। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ, B और C में कुछ कॉमन निकालें। तो B और C में कॉमन क्या दिख रहा है, B और C में कुछ कॉमन दिख रहा है। B हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4 और C दिख रहा है 5, 6। तो B और C इंटरसेक्शन कितना हो गया, 5। इसका मतलब क्या हुआ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना हो गया, A क्रॉस 5। A क्रॉस 5 कितने के बराबर होता है, 5 के इक्वल होता है। अब दूसरा काम क्या करना होगा, A क्रॉस B निकालना होगा। तो A क्रॉस B निकाल लें भाई। A क्रॉस B निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4, राइट। इतना आ गया हमारे पास A क्रॉस B। अब सिमिलरली A क्रॉस C निकाल लें। तो A क्रॉस C कितना हो गया, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री तो सेम दिख रही है बहुत जगह पे, लेकिन सेकंड एंट्री की बात करें तो सेकंड एंट्री में फर्स्ट A क्रॉस B में 1, 2, 3, 4 है, और जबकि A क्रॉस C में क्या है, 5, 6 है। इसका मतलब इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं, राइट। इसको इक्वेशन 1 डाल दें, इसको इक्वेशन 2 डाल दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वेरीफाई हो गया, ठीक है। यही हमें करना था, दिखाना था कि किस तरीके से सॉल्व ट्रू है या नहीं है। वेरीफाई हो गया। नंबर 7 का सेकेंड पार्ट क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस C।
तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी पहले फाइंड आउट करें। तो ए क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। तो 1,5 कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 1,6 और 2,5 और 2,6। सिमिलरली बी क्रॉस डी निकालें जा, तो बी क्रॉस डी कितना हो जाएगा, 1,5 1,6 1,7 1,8। ठीक है। सिमिलरली 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 and 4,8। तो फाइनली बी क्रॉस डी इतना आ गया। तो हम देखें क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में मौजूद हैं। 1,5 यहाँ पे मौजूद है, 1,6 यहाँ पे मौजूद है, 2,5 भी मौजूद है, 2,6 भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए क्रॉस डी सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है, लिख दीजिए वेरीफाई। और लिखना हो तो लिख दीजिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, हेंस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 2,4, राइट। और कह रहा है कि राइट a क्रॉस b एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव a क्रॉस b, राइट। हाउ मेनी सबसेट विल हैव a क्रॉस b, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, a क्रॉस b फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a क्रॉस b कितने के बराबर हो जाएगा, फिर से 1,2 1,4 2,2 2,4, राइट। अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता है क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इन ऑफ ए क्रॉस बी कितने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, और ये कितना 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 कितना आ जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, राइट। 2 टू द पावर कितना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स को लिखिए, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कीजिए। तो लिस्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, एक 5 बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा 1,2, सिमिलरली 1,4, ठीक है। इस तरीके से सारे लिखते चले जाएंगे और हमारे पास 16 एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे, और लास्ट वाला सबसेट ये पूरा का पूरा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है ए एंड बी बी 2 सेट्स एंड ए गिवन है कितना 3 एंड बी गिवन है 2। कह रहा है कि x,1 एंड y,2 एंड z,1 आर इन a क्रॉस b, राइट। वे x y z आर इन
आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए में एलिमेंट कितने, 3। अब क्या देखें, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी के क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट है। ए क्रॉस बी के अगर क्रॉस एलिमेंट है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री ए को बिलोंग कर रही होगी। तो फर्स्ट एंट्री में ए में क्या क्या आ रहा है, एक्स है, वाई है और जेड है, राइट। 3 एलिमेंट है और ए में टोटल एलिमेंट भी कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब ये हमारा ए ट्रू हो गया। सिमिलरली बी देखें, सेकेंड एलिमेंट देखें क्या क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा और फिर से 1 आ गया, राइट। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी में 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है हमारा। तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, ठीक। इतना क्लियर है। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। क्या है, ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 9 है। और -1, 0 and 0, 1 belongs to A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A। एंड फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग। तो हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है और A क्रॉस A भी फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, A क्रॉस A कहा गया, मतलब फर्स्ट एंट्री भी A में ही मौजूद होगी और सेकेंड एंट्री जो है वो भी A में ही मौजूद होगी। तो जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A के सारे एलिमेंट लिस्ट करके देख लें और देखो A क्रॉस A लिखा है कितना है, 9। इसका मतलब A में एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3 × 3 लिखेंगे तभी तो 9 हो पाएंगे, राइट। इसका मतलब -1 और क्या है, 0 है और सेकेंड एलिमेंट में क्या दिख रहा है, 1। तो Na हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो एन A क्रॉस A कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। तो ये हमारा A आ गया। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A फाइंड आउट करना है। तो -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0 and 0, 1, right। 1, -1, -1, 0 and 1, 1। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 9। ये आपका आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।